हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि भाई 9th क्लास का है। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। अफवाह अफवाह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम अब करने वाले हैं। 2 पोर्शनों में डिवाइड कर देंगे। लेंथ चैप्टर है भाई, हाफ कर लेते हैं, हाफ कल कर लेंगे। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के जो नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नहीं, जो अपवाह शब्द क्या है, एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के जो भौगोलिक मानचित्र को देखिए, ये आपको पता ही होगा भारत का मैप के बारे में। तो छोटी छोटी दो धाराएं आकर एक साथ मिल जाती कि विभिन्न दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं हैं वे एक साथ आकर मिल जाती हैं, एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। यानी कि जो एक मेन नदी की सहायक नदियाँ जो आके यहाँ ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मिल जाती हैं, तो ये एक मेन नदी बन जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उनके बारे में बताया गया भाई। इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या महासागर में होता है। मतलब कि जो जाके या तो महासागर में गिरती हैं या कोई बड़ी झील में गिरती हैं। ठीक है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी कि एक नदी के द्वारा जिस एरिया का जल वो बहाकर अपने साथ लेके आती है तो उसे क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी कि अपवाह द्रोणी यानी कि जो पानी बहा के लेके आई है वहाँ से, उसे क्या कर लेंगे, अपवाह द्रोणी बोलेंगे। इसी के साथ जो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, ऊंची भूमि या पड़ोसी अपवाह द्रोणियाँ एक दूसरे को क्या है, अलग करती हैं। इस प्रकार की जो उच्च भूमि को क्या है, जल का विभाजक काम करते हैं। जैसे भाई एक नदी ऐसे आ रही है, बीच में कोई पठार पर्वत आ गए, एक नदी ऐसे आ रही है, ये पर्वत पठार हो गए, तो ये क्या है, दोनों को बंटवारा करती है। यानी कि बीच की जो उच्च भूमि हो गई ये निम्न भूमि, ये निम्न भूमि, नीचे की जो भूमि। जैसे कि ये इस डायग्राम में जल विभाजक के बारे में दर्शाया गया है। देखो, इनकी एक जल का भाग ये रहा, एक जल का भाग ये रहा। ये जो उच्च भूमि है या क्या है, जल का विभाजक कर रहा है। और इनसे जो आने वाली जो द्रोणियाँ हैं, देखो ये मिल रही है एक मेन नदी के अंदर। ठीक है। इसी के साथ है भारत के अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं भैया। जो इंडिया का अपवाह तंत्र के, भारत के जो अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर जो भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में भाई, 2 भागों में। कौन कौन से, एक हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है। यानी कि उत्तरी भारत की नदियाँ, एक दक्षिणी भारत की नदियाँ। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण जो हिमालय और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से क्या भिन्न है। भिन्न कैसे भाई, जो उत्तरी भाग है वहाँ पे हमारी बर्फ़ जमी रहती है, वही सदाबहारी नदियाँ होती है, मतलब कि उनमें हमेशा पानी रहता है। ठीक है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वे क्या है, मौसमी नदियाँ होती हैं, कभी सूख जाती हैं, उनमें मौसम के हिसाब से पानी चलता है। इसी के साथ हम चलते हैं। भारत की 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और जो प्रायद्वीप की नदियाँ क्या है, अलग अलग हैं। हिमालय के जो अधिकतर नदियाँ क्या हैं, 12मासी नदियाँ हैं। यानी कि परमानेंट उसमें परमानेंट उसमें पानी रहता है। कुछ टाइम बारिश का हो जाता है भाई, कुछ टाइम जो बर्फ़ की चट्टानें होती है वे पिघल पिघल के उनका निकलता रहता है। तो क्या होती है भाई, 12मासी नदियाँ होती हैं, उनमें जल कभी नहीं सूखता। इसमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से जो पिघलने वाली हिम से जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, जो पर्वतीय श्रृंखलाओं के उत्तरी भागों से निकलती हैं। ठीक है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। मतलब कि जो ये नदियां हैं मानसरोवर झील से निकल के जैसे जैसे लद्दाख से पाकिस्तान की तरफ क्रॉस करती है, तो जो लद्दाख के एरिए के अंदर ये क्या है, गार्ज बनाती है। मतलब कि जो पहाड़ी है उसको काट के निकलती है, तो वो क्या बनता है, वहाँ पे गार्ज बनता है। पहाड़ियों को काट के जब नदियाँ निकलती हैं तो उसे गार्ज कहते हैं। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते तक तय करती हैं। ये अपने मार्ग में ऊपरी भागों से अपरदन क्रिया यानी कि अपरदन करती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट बालू का सुवहन करती हैं। अपने साथ क्या क्या लेके आती है भाई, सिल्ट बालू का जो सुवहन मतलब परवाह करती हैं, लेके आती हैं। मध्य और निचले भाग में ये नदियाँ विसर्प करती हैं, गोखुर झील का निर्माण करती है और इसमें बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र क्या है के अंदर जो बहा के लेके आती हैं
बालू और सिल्ट वो क्या है, निक्षेपित कर देती है, मतलब कि वहाँ पे जमा कर देती है, डिपॉजिट कर देती हैं, आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती है। देखो ये यहाँ पे बताया गया भाई, ये सिंधु नदी का डेल्टा के बारे में। यहाँ से नदियाँ आती है, देखो यहाँ से पहाड़ों के उससे आई है, तो ये यहाँ पे वो से ये मैदानी क्षेत्रों पर हुआ करने के बाद में देखो कितना ये विसर्प बनाती है। ठीक है, विसर्प का रूप ले लेती है। फिर विसर्प के साथ साथ में जैसे ये साइड का पोर्शन कट के अलग हो जाता है और दूसरा राह बन जाता है, तो क्या हो जाता है, गोखुर झील का निर्माण करती है। और लास्ट में क्या है, ये एक डेल्टा का निर्माण भी करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। जो ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती है वे क्या आते हैं, मौसमी होती है। ये प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बातें करने लग गए भाई, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। सूक्ष्म मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर अलग अलग धाराओं में प्रवाहित होने लगता है। हिमालय की जो नदियों की तुलना में जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई क्या है, कम है और छिछली है, मतलब कि थोड़ा जल रहता है, वहाँ पे लंबाई भी कम है। फिर भी इनमें मुख्य केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं कुछ एक, तो कुछ एक क्या है, पश्चिमी घाट से निकलती हैं। पश्चिम की तरफ से तो ये निकलती हैं, पश्चिमी घाट वहाँ से तो ये निकलती हैं और पूर्व की तरफ जाके अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकतर नदियाँ कहाँ से निकलती है भाई, पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिमालय की नदियों के बारे में बात और कर लेते हैं भैया। हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र, 3 नदियाँ मेन है हिमालय की। निकलने वाली प्रमुख नदियाँ और भी हैं। ये नदियाँ लंबी हैं, ये तीनों नदियाँ काफ़ी लंबी हैं। अनेक और महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं, मतलब कि जो ये नदी हैं इनमें अलग अलग प्रकार की जो नदियाँ आके मिलती हैं और जो भी बड़ी बड़ी हैं। किसी नदी का उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं, मतलब किसी भी नदी का अपनी मेन नदी में मिलना क्या कहलाता है, नदी तंत्र कहलाता है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान कहाँ पे, मानसरोवर झील से है। कहाँ से, मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत में। पश्चिम की ओर बहती हुई यह भारत में जो लद्दाख से प्रवेश करती हुई एक गार्ज बनाती है, बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत ही सहायक नदियाँ जैसे जास्कर नदी, नुब्रा नदी, श्योक नदी, ये कहाँ पे भाई, लद्दाख में पड़ती है। जास्कर भी, नुब्रा भी, श्योक भी। हुंजा नदी इस नदी में मिलती हैं। ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वे जो सहायक नदियाँ हैं इसकी इसमें मिलती है। नदी सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित के बहते हुए अटक से जो पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम आपस में मिलकर क्या पाकिस्तान में जो मिठानकोट के पास सिंधु नदी में क्या है, मिल जाती हैं। कि कहाँ पे, मिठानकोट के पास में मिलती है भैया। ठीक है, इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है, अंत में कराची से पूर्व की और अरब सागर में जाके क्या है, मिल जाती है। यानी कि जो सिंधु नदी है उसका कहाँ पे गिरती है, उद्गम स्थल कहाँ पे है भाई, वे गिरती है अरब सागर में। निकलती कहाँ से है, मानसरोवर झील से। ठीक है, सिंधु का जो मैदानी ढाल बहुत ही धीमा है। सिंधु द्रोणी का जो 1/3 से अधिक भाग भारत और के जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। 1960 में क्या किया था भाई, इसके जल का ऊपर विवाद था। 1960 में इस जल का बंटवारा हुआ था, यानी कि 20% जल का जो यूज है वो इंडिया कर सकता है। इंडिया के दे दिया था 20% जल का यूज कर सकता है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान क्षेत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। गंगा की मुख्य धारा कहाँ से निकलती है, भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। हिमालय मतलब बर्फ़ से निकलती हैं, बर्फ़ का एरिया से निकलती है। अलकनंदा और जो उत्तराखंड के जो देवप्रयाग स्थान पर, यानी कि जो देवप्रयाग स्थान है उत्तराखंड का, वहाँ पे आके अलकनंदा और जो भागीरथी मिलकर क्या बनाती है, गंगा का, एक साइड से भागीरथी, एक साइड से ये भागीरथी, अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है, यहाँ पे गंगा का निर्माण करती है। यहाँ से देवप्रयाग के बाद से इसे गंगा नाम पड़ा है, उससे पहले इसे भागीरथी और अलकनंदा बोलते भाई।
हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। हिमालय से जो निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा के अंदर जो मिलती हैं। प्रमुख नदी है गंगा की जो सहायक नदियाँ वे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के जो यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर बहती है, मतलब कि जो नदी है गंगा है ये ऐसे ऐसे आके यहाँ पे आके ऐसी मिलती है भाई। ये यमुना है, ये गंगा है, ठीक है, समानांतर बहती है। इलाहाबाद में जो गंगा में मिल जाती है, जो इलाहाबाद में आकर क्या गंगा में मिल जाती है, घाघरा, गंडक और कोसी और नेपाल हिमालय। जो घाघरा है, गंडक है, कोसी है, वो क्या है नेपाल हिमालय से निकलती हैं। देखो ये नदियों के बारे में भी बात करेंगे एक बार, जो कर लेते हैं हम अपनी। देखो ये देवप्रयाग भागीरथी और जो अलकनंदा के बारे में बताया गया है, यहाँ से ये ऐसी मिलती हैं। नमामि गंगे योजना चालू की गई थी भैया, क्यों की गई थी? गंगा नदी को स्वस्थ रखने के लिए, यानी कि इसके प्रदूषण को कम करने के लिए ये योजना चलाई गई थी भारत सरकार की तरफ से। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि भी होती है। लेकिन ये नदियां हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य बनाती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से जो होने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी जो लंबाई है वो क्या कम है, इसमें पानी की मात्रा भी कम है। ये जाके फिर गंगा में मिलती हैं। बाएं और जो दाहिनी किनारे पर जो नदियां के जल को परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक पहुंचती है। पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के कहाँ पे भाई? फरक्का नदी, फरक्का नाम का जो जगह है वहाँ पे तक पहुँचती है। यह गंगा डेल्टा और का सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी कि जहाँ पे डेल्टा बनाती है उसका सबसे उत्तरी बिंदु को यहाँ फरक्का है। यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी नदी, भागीरथी और हुगली दक्षिण की तरफ बहती है। कहाँ पे? दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या है मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कुछ यानी कि जो वितरिकाएं बनती हैं वहाँ पे जाके फरक्का के पास में ऐसे एक नदी आ रही है, यहाँ से ये वितरिकाएं बन गई भाई इसकी 2-3। इसमें से कुछ एक वितरिकाएं तो क्या है उसमें बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। जो मेन धाराएं हैं वो क्या है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर क्या मिल जाती है बांग्लादेश में। क्या एक साइड से ब्रह्मपुत्र नदी आई और एक साइड से ये मिल गई, तो वो जो मिलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंतिम चरण में गंगा और जो ब्रह्मपुत्र समुद्र में जो विलीन हो जाती है उससे पहले, यानी कि जहाँ पे वे मिलती है उसे क्या कहते हैं? मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा और जो ब्रह्मपुत्र के जल वाली वह वर्त नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे क्या है रॉयल टाइगर भी पाए जाते हैं इस डेल्टा में, सुंदरवन डेल्टा में। गंगा की जो लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, गंगा नदी के अपवाह तंत्र को आप पहचान सकते हैं, जैसे जो अंबाला नगर सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जो जल विभाजक का पर स्थित है, मतलब जल का बंटवारा करने के लिए स्थित है। अंबाला से सुंदरवन डेल्टा तक के मैदान की जो लंबाई कितनी है भैया? 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में जो गिरावट है वो मुश्किल से 300 मीटर है। यानी कि ढाल में गिरावट कम है बट लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 6 किलोमीटर, जैसे हम 6 किलोमीटर चलते हैं तो एक मीटर का ढाल आता है। ठीक है, इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े क्या है विसर्प बनते हैं, गोखुर झील बनती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात और कर लेते हैं भाई। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की जो मानसरोवर झील से के पूर्व से निकलती हैं, सिंधु और जो सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। मतलब कि ये मानसरोवर झील है भाई, इसके पूर्व से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, और ये इस साइड से क्या है सिंधु नदी निकलती है। ठीक है,
इसकी जो लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सिंधु की लंबाई से ज़्यादा है, परंतु इसका जो अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। मतलब कि भारत से बाहर मतलब कि चीन में है, तिब्बत में है, म्यांमार, इनमें है, भारत में कम है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार का टर्न लेती है, जो भारत में अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में गार्ज की बनाती है, मतलब कि पहाड़ी को काट कर ये अरुणाचल प्रदेश में बनती है, तो वहाँ पे क्या बनाती है भाई? गार्ज बनाती है। इसे दियांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग के नाम से जाना जाता है। दियांग, लोहित, कैनोला और इसकी सहायक नदियाँ इसमें मिलकर असम में जो ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। असम में फिर ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है। बांग्लादेश में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से और तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में क्या है? जमुना के नाम से, और जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। किसकी? जल और जो सिल्ट की मात्रा। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में जो ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है। बहुत से नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती हैं। कौन से? बहुत से नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती हैं। द्वीप बने हुए भाई इसमें ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदियाँ द्वीप का नाम क्या नाम है? माजुली द्वीप। नाम याद करें, क्या है? माजुली द्वीप। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप है, माजुली द्वीप। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदियाँ अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। बाढ़ के द्वारा असम और जो बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति नुकसान पहुँचता है। उत्तर भारत में अन्य नदियों के विपरीत जो ब्रह्मपुत्र नदी के सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक है। मतलब कि इसमें जो सिल्ट आता है वो निक्षेपित करती है, मतलब कि जो जहाँ पे डेल्टा बनाती है वहाँ पे क्या है? डिपोजिट करती है। इसके कारण नदी की जो सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है, मतलब कि अलग अलग अपनी धाराएं बना लेती हैं। ठीक है, आज हम इतने ही कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ कल करेंगे, क्योंकि फिर लेंथी वीडियो हो जाएगी, फिर अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं हो पाएगा जल्दबाजी में। ठीक है, ये करेंगे हम कल। ठीक, तब तक के लिए बाय। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। इससे पहले एक बार देखो ये और कर लेते भैया आपको। देखो ये सिंधु नदी, यहाँ पे मानसरोवर झील है, जो कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती हैं, जिसे दियांग के नाम से जानता है। लोहित नदी के नाम से ये ब्रह्मपुत्र आके बांग्लादेश में मिलती है। इस साइड से जो गंगा मिलती है, यहाँ पे ये जमुना के नाम से पुकारी जाती है। ये कोसी नदी है बिहार की, जो शोक कहा जाता है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये गंडक नदी है, गंगा की सहायक नदी। घाघरा गंगा की सहायक नदी। नीचे से आने वाली जो सोन नदी है, ये भी गंगा की सहायक नदी है। शारदा भी गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा मेन है, देखो यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी, ये भागीरथी और ये अलकनंदा आके बिल्कुल देवप्रयाग में गंगा बोली जाती है, देवप्रयाग के आगे से। ये यमुना नदी है, जो कि लंबी नदी है, सहायक सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, जो यहाँ के इलाहाबाद में मिलती है। यमुना की सहायक नदी चंबल नदी है, बेतवा है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? राणा प्रताप सागर गांधी सागर से निकलती। कौन सी? चंबल नदी। इसी के साथ जो व्यास गोविंद सागर से निकलती है, सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। ये किसकी है? सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है। ये वुल्लर झील, सबसे मीठे पानी की झील कहाँ पे है? कश्मीर में वुल्लर झील। ये सिंधु नदी है, जो यहाँ पे शोक नदी है एक। ठीक, इसी के साथ देखो इस साइड और देख लेते हैं। जो सिंधु नदी है वो यहाँ से आकर अरब सागर में गिरती है, और गंगा का डेल्टा ये है। गंगा और जो ब्रह्मपुत्र यहाँ पे डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। कल करेंगे हम इसके जो नेक्स्ट दक्षिण की नदियों के बारे में। ठीक है, अगर हमने पढ़ाई नहीं तो उसके बारे में करना, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा ना।
कौन सी नदी कहाँ पे, ये दिखा तो रखिए बट आपको एक्सप्लेन नहीं होगी ना उसके अलावा। तो कल हम करने के बाद में इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।